सासू माँ ने गरम रोटी मांगी तो बहू ने चप्पल फेंक कर मारी तो सास ने लिया कठोर फैसला। सरला जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थीं और उनकी छोटी वाली बहू हॉल में बैठकर के फोन चला रही थी। सरला जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा यह रोटियां बहुत ठंडी हैं, क्या मेरे लिए दो रोटियां गरम गरम सेक दोगी? ठंडी और कड़क रोटियां दांत से चबाई नहीं जाती हैं और पेट में भी गैस बनाती हैं। तो बहू गुस्से से लाल होते हुए बोली, जो रोटियां दी हैं वही खा लो चुपचाप से। मैं कोई तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी सेकने वाली नहीं हूँ, और ठंडी रोटी पसंद नहीं आ रही है तो जाकर के खुद सेक लो, मेरे बस का नहीं है कि तुम्हें गरम गरम रोटियां बना करके खिलाऊं। तो सरला जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि दो रोटियां सेक देती तो अच्छा होता। बुढ़ापा है बेटा, ठंडी रोटी नहीं खाई जाती है, तुम इस बात को समझती नहीं हो। सरला जी का इतना कहना था कि उनकी छोटी बहू नीता गुस्से से भड़क जाती है और अपने पैर की चप्पल निकाल करके सरला जी की तरफ फेंक देती है। सरला जी अपना सर एक तरफ कर लेती हैं, चप्पल साइड से निकल जाती है और वह बाल बाल बच जाती है। लेकिन यह हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिलाकर रख देती है। सरला जी के हाथों से खाने का निवाला छूट जाता है और वहीं के वहीं दीवार से चिपक कर बैठी रह जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। बहू की इस हरकत की वजह से वह बहुत डर गई थी। उस दिन वह पूरे दिन कमरे से भी नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए ही सो जाती है। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, यही सोच सोच के कि उनकी बहू ने उनके साथ इतना गलत बर्ताव किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो पति को गुजरे हुए 4 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं तो अभी अपने पति के जाने के गम से उबर भी नहीं पाई थी और आज ही मेरी बहू ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। मेरी तरफ चप्पल उठाकर फेंक दी और बार बार रोए जा रही थी। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी धरती फट जाए और वह उसी में ही समा जाए। उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि अगर इतनी पीड़ा किसी पहाड़ को भी हो जाती तो वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। उसे जब इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही सुना दिया कि आपने ही कुछ कहा होगा। अपने पति को याद करके रोए जा रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? अपने साथ ही ले जाते या फिर तुम्हारे बदले में मैं ही चली जाती। कम से कम यह दिन तो देखना नसीब नहीं होता। सरला जी सोचती हैं कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब क्या था। इस घर में बस एक छोटा सा मकान था, वह भी एक कमरे वाला। बाकी जगह पड़ी हुई थी कच्चे आंगन की और उसमें भी गाय भैंस बंधी रहती थी। मेरा 4 ननद देवर सास ससुर के साथ एक संयुक्त परिवार था। मेरी सास तो बहुत तेज तर्रार थी, एक पैर पर पूरा दिन खड़ा रखती थी। यह काम कर दो वह काम कर दो, पूरा दिन काम कराती थी। एक काम खत्म करो तो दूसरा बता देती थी। माँ जी के सामने तो कभी मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे अपनी सासू माँ से बहुत डर लगता था। अगर कोई काम बिगड़ जाता था तो ऐसे लगता था कि अब क्या होगा, तो बहुत घबराहट होती थी। पूरे घर का काम अंदर से लेकर बाहर तक मैं ही करती थी। भैंसों को चारा डालना, पानी पिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, सब कुछ अकेले करती थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन सब की परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की थी। सारा दिन काम करती थी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मेरे पति मनोज चौधरी भी गांव में दूध डेयरी का काम देखते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छे चलने लगा और थोड़े बहुत पैसे बचने लगे। मेरे पति मनोज चौधरी भी गांव में दूध डेयरी का काम देखते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छे से चलने लगा और थोड़े बहुत पैसे बचने लगे। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सरला जी गाय भैंस के दूध बेचकर निकाल लेती थी और मनोज चौधरी की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई थी। मनोज चौधरी का गांव में उनका अच्छा रुतबा चलता था, सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। धीरे धीरे मनोज चौधरी की जब आर्थिक स्थिति सही हुई तो उन्होंने गांव में 1-2 मकान और खरीद लिए। क्योंकि उनके 2 बेटे थे तो इस हिसाब से उन्होंने अपने घर भी बड़े बड़े बनवा लिए थे। मनोज चौधरी ने बहुत मेहनत की और एक एक पैसा बचा करके 15 बीघा जमीन और एक आम का बागान खरीद लिया था। घर में भी उनका बहुत रौब था और गांव में भी उनकी बहुत चलती थी। कोई उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता था। जो चौधरी जी कह देते थे वही होता था। ऊपर से सख्त स्वभाव के थे लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दोनों बेटे और बेटी की शादी कर दी। बेटी भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी
और शादी के बाद दोनों बेटे की बहुएं भी उनका खूब कहा मानती थी और सरला जी को अच्छे से देख रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से मनोज चौधरी अपने आम के बागान में टहल रहे थे तो उधर उनको एक सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जाते ही घर की रौनक ही चली गई। लेकिन चौधरी जी के जाते ही बच्चे मनमानी करने लगे, बहुएं घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। अब वह सरला जी का कहना नहीं मानती थी और आज तो हद ही हो गई थी। जरा दो गरम रोटी सेकने के लिए क्या बोल दिया कि बहू ने तो चप्पल उठाकर दे मारी। मैंने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने को, बनाने में, और आज मेरे ही घर पे मेरा इतना अपमान हो रहा है। यह दर्द और तकलीफ सहन नहीं हो रही है। मेरे हृदय में तो अंगार दहक रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी नदी नहीं बुझा सकती है। पूरी रात सरला जी रोती रहीं, रोते रोते उनकी आंखें सूज गईं। शाम से सुबह, सुबह से शाम हो गई, पर एक भी बेटा बहू उनसे मिलने नहीं आया। ना ही उनसे बात की कि बाजी आप कमरे से क्यों नहीं निकली, आपको क्या तकलीफ है। फिर वह थोड़ी देर में उठी, अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से एक बैग निकाला। उस बैग में अब उन्होंने अपनी 2-3 साड़ियां, अपनी जमीन, घर और बागान के कागजात रख लिए। घर में जो उनके पास पैसा और जेवर था वह भी रख लिया और अपने बैग को लेकर के घर से निकल पड़े। जब वह अपने बैग को लेकर जा रही थी तो एक भी बेटा या बहू ने उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। सरला जी घर से सामान लेकर तो निकल चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से जेवर, पैसे और जायदाद के कागज लेकर कभी घर से नहीं गई है। कभी मायके भी इस तरह से नहीं गई है। 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती थी और लौट आती थी, क्योंकि ससुराल में इतनी जिम्मेदारियां थी, इसीलिए वह असमंजस में थी। किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस करके उन्होंने मायके के घर के अंदर कदम रखा। सामने ही कुर्सी पर उनके बड़े भाई बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। सरला जी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे। सरला जी मन में सोच रही थी, जब मायके जाऊंगी तो यह प्रश्न मेरे से जरूर पूछे जाएंगे कि ऐसे अचानक कैसे आ गई, बिना बताए कैसे आ गई। अरे सरला, तुम इधर कैसे? सब ठीक ठाक तो है? सब कुशल मंगल है? कोई समस्या तो नहीं है? घर पर बेटे बहू सब ठीक है? तभी उनके भाभी अंदर से आती हैं और सरला जी को देख करके खुश हो जाती हैं। अरे दीदी, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और भाभी अपनी बेटी से कहती है, बुआ के लिए चाय बना कर ला, आप अंदर आओ ना दीदी, बाहर ही क्यों खड़ी हो। तो सरला जी ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और उधर ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। सरला जी की भतीजी ने उन्हें चाय बना करके पिलाई, फिर रात में खाना बनाया। मायके आने के बाद भी सरला जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। सरला जी के भाई ने फिर पूछा, क्या बात है सरला, कोई बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? मैंने तुम्हें कभी इस तरह से आते नहीं देखा है कि तुम बिना बताए अचानक से आ जाओ, और वह भी इतना बड़ा बैग लेकर के। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है कि चौधरी जी के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला है। उनके रहते घर पे रौनक थी, पर अब वह घर से चले गए हैं तो घर में उदासी होती है। इसीलिए सोचा कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं। इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, शांति से रहने के लिए। थोड़ा मन भी लग जाएगा, मन हल्का भी हो जाएगा। दुखी मन से उन्होंने कहा, हाँ सरला, तूने बहुत अच्छा किया। यह तेरा ही तो घर है, मेरा मायका है। हाँ सरला, तूने बहुत अच्छा किया। यह तेरा ही तो घर है, तेरा मायका है। तुझे जितने दिन रहना है रह। तभी उनकी भाभी आ जाती हैं और सब सरला जी के पसंद का खाना बनाया होता है। सब भोजन करते हैं, फिर वह अपना सामान लेकर के कमरे में चली जाती हैं। सामान रख करके पलंग पर बैठ जाती हैं और कुछ देर सोती हैं, फिर लेट जाती हैं। नींद तो कोसों दूर थी, लेटकर गहरी सोच में डूब जाती हैं और बार बार सरला जी को अपनी बहू का वही बर्ताव याद आ रहा था। उस दृश्य को याद करके ही वह सिहर जाती थी। भूल कर भी भूल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी से उस बात को वह कह भी नहीं पा रही थी। इसी बात को लेकर सरला जी अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह सरला जी जागी तो उनकी भाभी ने नाश्ता बनाकर रख लिया था। सबने नाश्ता किया, लेकिन सरला जी का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनको उनके दोनों बेटे या बहू में से कोई उनको लेने आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी बेटे बहू ने उनकी खबर नहीं ली। रात में यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मिलने आ गई थी अपने बच्चों के साथ। सरला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई,
सारे बच्चे उनके गले लगे। बेटी के दोनों ही बच्चे अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और कब तक सरला जी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनकी हर बात सुनते थे। बच्चों के साथ मिलकर के सरला जी अपना सारा दुख दर्द भूल गई। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर जान छिड़कती थी, बहुत प्यार करती थी अपनी माँ से। जब उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर गई है तो वह भी अपने बच्चों को लेकर के माँ से मिलने आ गई। 3 दिन बेटी और बच्चे रुके। सरला जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके जाते ही उनके चेहरे पर फिर से मायूसी आ गई। फिर से चिंताओं ने पहरा डाल दिया। फिर सोचने लगे कि मेरे बेटे और बहू में से कोई मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आया, क्यों किसी को याद भी नहीं आया कि मैं घर पर नहीं हूँ, क्या किसी को अब मेरी जरूरत नहीं है। यह सब प्रश्न उनके मन में बार बार चलते जा रहे थे। इंतजार करते करते मायके में 10 दिन बीत गए, पर उन्हें कोई लेने नहीं आया। सरला जी के घर में तो यह हाल था कि बहुएं तो यह सोच रही थी, अच्छा हुआ बुढ़िया गई बला टली, कुछ न कुछ काम बताती रहती थी, अच्छा है अपने मायके चली गई। और रही बात जमीन जायदाद की, तो बुढ़िया लेकर कहाँ जाएगी, देगी तो अपने बच्चों को ही, करेगी तो अपने बच्चों के ही नाम। सरला जी को अपने भाई के घर में रहते रहते 15 से 20 दिन बीत चुके थे। अब उसके भाई साहब को भी चिंता होने लगी। सरला जी के भाई बहुत ही समझदार, दयालु और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और उनकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी थी। दोनों को यह चिंता खाने लगी कि दीदी इस तरह से कैसे आई है और अब तक उनको कोई लेने क्यों नहीं आया है, उनके घर में सब ठीक तो है। भाई ने सरला जी के घर पर फोन किया। उधर से उनकी बहू ने फोन उठाया तो वह बोली कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है, उसको किसी ने नहीं कहा था, तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाए, हम तो उसको लेने नहीं आएंगे, हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे, हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उस तरह से उसको खाना खाना होगा। अब इस घर में उनकी नहीं चलेगी। बहू की इस तरह की बातें सुनकर के भाई भी सन्न रह गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर उन्होंने सरला जी को समझाया कि अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, वह तुम्हारा घर है, तुम खुद चली जाओ, वह सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम जाओ अपना घर संभालो। सरला जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भाई साहब मैंने तुम्हें अपनी सारी बात बताई ही नहीं, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता है, अब मैं अपना दुख तुम्हारे सामने रख ही देती हूँ। सरला जी उस दिन के बहू के सारे दुर्व्यवहार को बता देती हैं तो भाई भी उनकी बात को सुनकर के हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप कराते हैं। सरला जी कहती हैं, मैंने तो सोचा था कि मेरे बहू बेटे में से मुझे कोई लेने आएगा, बहुएं तो बहुएं, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह लोग इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। किसी ने आकर के मेरी सुध भी नहीं ली, किसी ने झूठे भी नहीं पूछा, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। और यह कहते कहते उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। सरला जी कहती हैं, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही थी, वह पीड़ा मुझे आज अपने बच्चों के व्यवहार से हो रही है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। सुबह उठ करके सरला जी एक निर्णय लेती हैं, वकील को फोन करती हैं और एक वसीयत तैयार करवाती हैं और वसीयत तैयार करवा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर वापस लौटती हैं। जैसे ही घर आती हैं तो उनके बहू और बेटे देख करके कुछ नहीं कहते हैं। वह सबको अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर देना, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ और इसके पैसों से मैं शहर में एक छोटा सा घर खरीदूंगी और उधर एक काम वाली बाई रखूंगी, उसी से ही काम करवा लूंगी। अब मुझे बहुओं की गर्म रोटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रही बात जमीन की और आम के बागान की, तो वह मेरे है और जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, जो करो, अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे पति की, जो जमीन जायदाद है, वह मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। उनकी बातें सुनकर के दोनों बहू बेटे हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं और फिर माँ जी को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरला जी ने कठोर निर्णय ले लिया था कि अब वह बहुओं के साथ नहीं रहेंगी। उन्हें बहू के हाथ की गर्म रोटी नहीं खानी है। इतनी अपमानजनक गर्म रोटी खाने से तो अच्छा है कि मैं अपने हाथ से बना लूं या अपने लिए एक काम वाली बाई रख लूं, जो मेरे हेल्प भी करेगी और मेरे से अच्छा बर्ताव भी करेगी। अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा कम से कम।
और सरला जी अपनी बेटी के शहर में एक छोटा सा घर ले लेती हैं और वह कहती हैं कि मेरे घर में मेरे नाती पोतों को आने का पूरा हक है, पर मेरे घर में बेटे और बहू ना आए। तो दोस्तों, बच्चे अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं कि वह अपनी सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दें, जीते जी ही कर दें, लेकिन जीते जी अपने माँ बाप को मान सम्मान नहीं दे पाते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप बताइए, आपको सरला जी का निर्णय कैसा लगा? लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।